देन फर्दर मोर, हाँ उसके बाद एमसीक्यू सेंड कर देंगे बाय इवनिंग टाइम तक, और आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर उसको हम कल करा देंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वन शॉट में एक बार रिवीजन हो जाता है, फिर एमसीक्यू करने के साथ साथ वो एकदम परमानेंटली हो जाता है आपके अंदर एम्बेडेड। जो भी बच्चे कंटिन्यूअसली इस सेशन को ले रहे होंगे, वो हर चैप्टर में लेस और मोर 80 to 90% कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं अगर आप उनको कर पा रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड फॉर यू कि आपने चैप्टर को बोर्ड वाइज भी पढ़ लिया। जैसे मैं रिवीजन करा रहा हूँ बोर्ड वाइज करा रहा हूँ, जो मैं एमसीक्यू कराता हूँ वो नीट वाइज करा लेता हूँ, तो आपका दोनों के हिसाब से प्रैक्टिस हो जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास में भी काफी डिटेल में डिस्कशन किया गया था। यहाँ पर हम एक बार और अच्छे से डिस्कशन कर दे रहे हैं। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है बच्चों, वो आई डोंट थिंक सो कि बार बार देने की जरूरत है। हेल्थ का मतलब होता है आप हर सेंस में अच्छे हो, चाहे फिजिकल हेल्थ की बात हो, मेंटल की बात हो, इमोशनल हेल्थ की बात हो, या फिर सोशल हेल्थ की बात हो। हर तरह से अगर आप फिट हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप हेल्दी हैं। हेल्थ में जनरली जो डिसबैलेंस आता है उसके कई रीजंस होते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं, जिसमें कुछ रीजंस दिए गए हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बाय बर्थ मिली हैं, आपके जीन्स में किसी भी तरह की खराबी होने की वजह से। दूसरा है इन्फेक्शन, जो पैथोजेंस वगैरह आपको इन्फेक्शन कॉज करा देते हैं, आपके अंदर डैमेज कॉज करते हैं उसकी वजह से। तीसरा, लाइफ स्टाइल में खराबी होने की वजह से, जिसमें खराब खाना, ठीक से रेस्ट नहीं लेना, एक्सरसाइज ना करना, शराब वराब पीना, अल्कोहल के साथ साथ ड्रग्स वगैरह भी कई लोग कंज्यूम करते हैं, टोबैको कंजप्शन, सिगरेट वगैरह, ये सारी चीजें भी कई बार इसका रीजन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और बता सकते हैं बच्चों आप लोग, जो आप लोग जानते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स, एनीथिंग एल्स यू नो दैट कि इसकी वजह से भी सर बीमारियां हो सकती हैं। देखो, टेंशन लेना ये सब लेना भी लाइफ स्टाइल में ही आ जाएगा। इम्यूनिटी तो, इन्फेक्शन में इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ही वो होता है। चलो ठीक है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ इम्यूनिटी। हाँ, मोबाइल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोबाइल तो नहीं लिखेंगे लेकिन रेडिएशंस लिखेंगे। अभी रेडिएशंस की वजह से भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्ट्रेस कैन बी इन्वॉल्व इन लाइफ स्टाइल ऑल्सो, कि हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ही हम ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं, हमारा काम ही नहीं चल पा रहा है। मतलब अगर आप 50 लाख भी कमाते हैं तो आपको लगता है कि यार कम है, थोड़ा सा और होता तो अच्छा रहता। तो ये हमारा जो लाइफ स्टाइल बन गया है, हमने ज्यादा पैसा, ज्यादा लग्जरी के पीछे अपने आप को ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में डाल लिया है। तो ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड ही चीजें हैं। और कुछ बच्चों, ठीक है, अगर कोई सनलाइट में नहीं जा रहा है, वो भी लाइफ स्टाइल का ही पार्ट है। कई लोगों का काम ऐसा होता है, एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे हैं, वॉक पे सुबह नहीं निकल रहे हैं, उनको सनलाइट क्या मिलेगी? दिन भर ऑफिस में बैठे रहना है, आएंगे रात में फिर, तो कुछ नहीं होगा उन लोग का। खैर, ठीक है। अ, अब हम डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिजीज में और हेल्दी रहने के बीच में एक बीच का स्टेज आता है, अनहेल्दी। कोई पर्सन अनहेल्दी और डिजीज फ्री हो सकता है क्या? एनीवन? क्या कोई पर्सन अनहेल्दी और साथ ही साथ डिजीज फ्री हो सकता है?
ओजस्वी ने कहा नहीं, कल्याणी ने कहा हाँ, प्राची ने कहा यस सर, प्रत्युष ने कहा नॉट नेसेसरीली, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, डिजीज अनहेल्दी में ही आता है। अगर आप अनहेल्दी हैं तो हो सकता है आप डिजीज्ड हो, लेकिन अगर आप डिजीज्ड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, सॉरी, मतलब अनहेल्दी का एक कंडीशन डिजीज्ड है, लेकिन अनहेल्दी में सारे इंडिविजुअल डिजीज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आप सोशली अनहेल्दी हैं, तो इसका मतलब आप डिजीज नहीं है। आप मेंटली अनहेल्दी हैं, इसका मतलब आप डिजीज नहीं है। आप इमोशनली अनहेल्दी हैं, इसका मतलब आप डिजीज नहीं है। जब तक आप फिजियोलॉजिकली अनहेल्दी नहीं है या फिजिकली हेल्दी अनहेल्दी नहीं है, तब तक आप डिजीज डिजीज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर आप फिजियोलॉजिकली अनहेल्दी हो रहे हैं तो आप डिजीज हैं। इसके अलावा आप कुछ कोई भी अनहेल्दी कंडीशन आपके ऊपर हो रही है तो यू आर नॉट डिजीज्ड, बट यू आर अनहेल्दी। ठीक है, और हेल्दी कोई भी नहीं है। यह हमने क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि हेल्थ इज एन आइडियल कंडीशन। कोई इसके करीब पहुंच सकता है, कोई उसको पाने की कोशिश कर सकता है, वहां तक थोड़ी बहुत रीच कर सकता है, लेकिन कोई वहां पर पहुंच नहीं सकता। हेल्थ तक कोई नहीं पहुंच सकता। डिजीज दो तरह की होती हैं, एक इन्फेक्शियस होता है जो जिसको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस होता है जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। मतलब एक डिजीज वो है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैरी हो सकता है, दूसरा वो है जो कैरी नहीं हो सकता है। अब जितने भी पैथोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं, ज्यादातर, सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर उसमें से क्या होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैरी होने वाले, ट्रांसफर होने वाले या ट्रांसमिट होने वाले। जबकि डाइट रिलेटेड ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो, या फिर आप कहें एबायोटिक से रिलेटेड ज्यादातर जो डिजीजेस होते हैं वो ज्यादातर नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। कुछ पैथोजेनिक इन्फेक्शन भी नॉन इन्फेक्शियस हैं, लेकिन ज्यादातर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो एबायोटिक चीजों से होती हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा स्ट्रेस लेने से हो गया अगर, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डाइट की प्रॉब्लम से हो गया, सनलाइट नहीं मिलने से हो गया। तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से, और ये नॉन इन्फेक्शियस है, ये कैरी नहीं होंगी। नाउ देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉजेज डिजीज इन अस, जिसमें आपको एनसीईआरटी के कंटेंट्स पढ़ने हैं फिलहाल के लिए, तो रिवीजन कंटेंट्स में, जिसमें सबसे पहले है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में होपफुली सबने पढ़ा था, और हम लोग जानते हैं कि टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, और जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम सैल्मोनेला टाइफी है। जो ऑर्गन इससे अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये फूड के थ्रू जाता है, तो ज्यादातर जो ऑर्गन इफेक्ट होंगे वो आपके एलिमेंट्री कैनाल होंगे। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद ब्लड के थ्रू ये दूसरे ऑर्गन्स को भी जाकर के इफेक्ट करता है। खराब खाना पानी की वजह से ये आपके बॉडी में फैलता है। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसमें हाई फीवर होता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, वीकनेस फील होती है, स्टमक में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब बाउल मूवमेंट का स्लो हो जाना या फीकल मैटर्स का, ठीक है, स्लोली डिस्चार्ज होना या ग्रेजुअली डिस्चार्ज होना। हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है या खाना खाने का मन नहीं करता है। कई बार इंटेस्टाइन में इतना इन्फेक्शन हो जाता है जिससे उसके परफोरेशन हो जाते हैं, और आपका एलिमेंट्री कैनाल इतना ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है कि इट में लेट्स ड्यू टू डेथ। इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको विडाल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो विडाल टेस्ट यहाँ करके दिखाया भी जा रहा है कि विडाल टेस्ट में आपने सिंपली क्या किया, तो सीरम कंसिस्ट करते हैं, सीरम लेते हैं और उसके बाद उसी को टेस्ट करके फाइनली हम पता लगाते हैं कि टाइफाइड का बैक्टीरिया है या नहीं। नेक्स्ट जो डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो दो चीजों की वजह से होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, इन दोनों के कारण निमोनिया होता है।
निमोनिया में जो ऑर्गन आपका इफेक्ट होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसमें एल्वियोलाई इफेक्टेड हो जाता है, और इस तरह इफेक्टेड होता है कि उसके अंदर लिक्विड्स या फ्लूइड्स भर जाते हैं। तो एल्वियोलाई में आपको इस वाले डायग्राम में जो सबसे नीचे की तरफ बना हुआ है वहां पर लिक्विड्स दिख रहे होंगे कि लिक्विड्स एल्वियोलर स्पेस में फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो वो एयर स्पेस है, उसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए बनाया गया था, लेकिन लिक्विड भर जाने की वजह से वो एक्सचेंज क्या हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। और ये लिक्विड जो भरता है ये बैक्टीरिया के अटैक से भरता है। बैक्टीरिया एल्वियोलाई पे अटैक करता है, जिसके वजह से एल्वियोलाई में क्या हो जाते हैं, फ्लूइड्स भर जाते हैं। नाउ इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स, मतलब एयर में किसी पेशेंट ने अगर स्नीज किया है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसोल्स हैं वो किसी हेल्दी पर्सन में अगर आ गए तो ट्रांसमिट हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक। फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। तबीयत खराब होगी, ठंडा बुखार हो सकता है, कफिंग होगी, कफिंग ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से होता है, और सर दर्द होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन बॉडी में नहीं मिल पाने की वजह से बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपके जो नेल्स हैं और लिप्स हैं इनका कलर कैसा होने लगता है, स्लाइटली ब्लूइश होने लगता है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट जस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए, थर्ड डिजीज जो है ये वायरल डिजीज है, जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं हम लोग। कॉमन कोल्ड के बारे में लेस और मोर हर आदमी जानता है। कॉमन कोल्ड जिस वायरस से फैलता है उसका नाम राइनो वायरस है। जिस ऑर्गन को इफेक्ट करता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसमें नोज और ट्रैकिया आते हैं। नोज एंड ट्रैकिया कुड बी द इफेक्टरी ऑर्गन्स फॉर दैट कॉमन कोल्ड। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशंस जो होते हैं या ट्रांसपोर्ट के जो मेथड्स होते हैं वो भी सेम होंगे, किसकी तरह, निमोनिया की तरह ही। निमोनिया में जैसे आप इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेते हैं, इसी तरह कॉमन कोल्ड में भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने से क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। इतना ही नहीं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके यूज किए हुए ऑब्जेक्ट्स को भी यूज करने से ये डिजीज कैरी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बुक, पेन, कप्स, कंप्यूटर कीबोर्ड एटसेट्रा। सिम्टम्स क्या है इसके, इसमें नेजल कॉन्जेशन और डिस्चार्ज, ठीक है, नाक बहना होता है, ठीक है, सोर थ्रोट, ठीक है, खराश जिसको हम कहते हैं, हॉर्सनेस, आवाज के साथ एक भारीपन आता है, कफ, ठीक है, कफ जो स्प्यूटम्स आते हैं, टायर्डनेस, थकान, ये होती है। 3 से 7 दिन तक रहता है जनरली आपके अंदर, इंक्यूबेशन पीरियड इसका। नेक्स्ट इज प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज है ये, जिसमें पैथोजन 3 तरह के हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ओवेल और फेल्सीपेरियम। फेल्सीपेरियम सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट होता है,
क्योंकि ये ब्रेन में डिजीज कॉज करता है और इंस्टेंट डेथ क्रिएट कर सकता है। बाकी सारे जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं वो लेस और मोर कम इन्फेक्शियस होते हैं। और जो ऑर्गन इफेक्टेड होता है, हमारे यहाँ जो पाया जाने वाला प्लाज्मोडियम है वो वाइवैक्स है, जो ज्यादातर मलेरिया कॉज करता है। इसमें कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं? दैट इज लीवर एंड आरबीसी। लीवर और आरबीसी जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाले ऑर्गन है मलेरिया में। ये किसके थ्रू फैलता है? फीमेल एनोफिलिस के बाइट के थ्रू आता है ये, क्योंकि फीमेल एनोफिलिस क्या होते हैं, इसके होस्ट की तरह ही होते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया क्या है? डाइजेनेटिक होस्ट कैरी करता है। डाइजेनेटिक होस्ट कैरी करता है, एक मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन बीइंग। Okay, so the symptoms that can occur in malaria is high fever, chills। फीवर का जो शेड्यूल होता है वो रेगुलर नहीं होता है, वो ब्रेक कर करके होता है। ठीक है। वॉमिटिंग भी हो सकता है, मसल्स फेटीग होने लगते हैं, थकने लगते हैं, पेन होने लगता है, बैक में पेन होता है। यहाँ सारी चीजें दी हैं। सर में भी हेड मतलब ऑब्वियसली हेडेक तो सर में ही होगा। ठीक है। स्किन में कपकपाहट होती है, कई बार पसीना भी आता है, ड्राई कफ उस समय निकलता है, स्प्लीन थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, और नोजिया जैसे चक्कर जैसे सिम्टम्स आते हैं। ऑब्वियसली ओजस्वी। सो वी हैव द डायग्राम। इसमें एक स्टेज मॉस्किटो की दिखाई गई है और दूसरी स्टेज ह्यूमन बींग्स के अंदर दिखाई गई है। अगर आप देख सकते हैं तो इट्स गुड। सबसे पहले मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड लिया। कैसा ब्लड था? वो इन्फेक्टेड था। ठीक है। वो उसके गट वॉल में गया, ऊसिस्ट बना। उसके बाद, क्योंकि ये क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं और ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मैंने बताया था मलेरिया के जो भी प्रोटोजोआ होते हैं वो मॉस्किटो के अंदर जाके अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं और क्या बना लेते हैं? स्पोरोजोइड बनाते हैं। स्पोरोजोइड्स अपने अंदर एक हार्ड कैविटी कवर कर लेते हैं, इसको oocyst कहते हैं। और वो कहाँ पर आके स्टोर हो जाता है? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। जिसके वजह से मलेरिया के जो मॉस्किटोज कैरी करने वाले हैं वो क्या करते हैं? जब भी किसी दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करते हैं तो वो स्पोरोजोइड्स भी क्या होते हैं? मॉस्किटो बाइट के साथ पर्सन के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है? वो स्पोरोजोइट लीवर को क्या करता है? डैमेज करता है। इसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। कई बार इसके कारण जॉइंटिस जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। बाइल सॉल्ट नहीं डिस्पोजल हो पाता है। लीवर के खराब होने से कई सारी बीमारियां होती हैं। हालांकि अभी हम लीवर सिरोसिस की बात करेंगे। इसके बाद जब लीवर को ब्रेक कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं? और भी तेजी से डिवाइड होते हैं और आरबीसी में चले जाते हैं। और आरबीसी में जाने के बाद क्या करते हैं? ये आरबीसी में चले जाने के बाद ये सिंपली क्या करते हैं? आरबीसी के सेल्स में भी जाके डिवाइड होते हैं और अपने गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स बनाते टाइम क्या करते हैं? ये सिंपली ये अपने गैमेटोसाइट स्टेज में डिवाइड होते हैं और आरबीसी को भी ब्रेक करते हैं। उस समय एक केमिकल रिलीज होता है बच्चों। कोई बता सकता है नाम उस केमिकल का? मैंने क्लास में बताया था कई बार। जब आरबीसी ब्रेक होता है उस समय एक केमिकल रिलीज होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट केमिकल? वेरी गुड प्राची। और कोई बच्चा? वही केमिकल चिल फीवर कराता है बच्चों। क्लास में सिर्फ एक ही बच्ची थी क्या? अच्छा, वो केमिकल हीमोग्लोबिन के डिजेनरेशन से बनता है। चलो, ओजस्वी ने भी बताया। ओजस्वी और प्राची दो बच्चे ने बताया अभी तक। मैंने एक्सपेक्ट किया था सभी बच्चे बताएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उस केमिकल का नाम हीमोजोइन है।
हीमोजोइन है। ठीक है, हाँ कल्याणी ने भी बताया। ठीक है, तो हीमोजोइन सीक्रेट होता है। उसके बाद गैमेटोसाइट्स पूरे ब्लड में टहलते रहते हैं। फिर मॉस्किटो जब आके ब्लड सक करता है तो उसके साथ चले जाते हैं। फिर ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यूअस मेथड में चलती रहती है। ठीक है, अ, बड़ा इजी लेवल का साइकिल बना है। ठीक है, तुम्हारे इस क्लास में इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट इज, अच्छा अब आया साइकिल। अब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है बच्चों। ठीक है, ये तो आपके अंदर और उसके अंदर क्या कर रहा था वो है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल यहाँ पर दिया गया है। इसको थोड़ा सा हटा पाता ना। तो सबसे पहले ह्यूमन होस्ट से स्टार्ट करते हैं। वो आपके सलाइवरी ग्लैंड में आया, आपके लीवर को इन्फेक्ट किया, लीवर से रिलीज हुआ आरबीसी को इन्फेक्ट किया, आरबीसी से निकला गैमेटोसाइट्स के फॉर्म में, और गैमेटोसाइट में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मॉस्किटो के अंदर जाके मेल और फीमेल फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद उन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जिसको हमने स्पोरोजोइट नाम दिया। प्लाज्मोडियम का जब जाइगोट बनता है तो अपनी सेकेंडरी स्टेज में जाकर के, मतलब अपने ऊपर एक हार्ड लेयर कवर करा करके क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। फिर जब मॉस्किटो इन्फेक्ट करता है तो लीवर सेल में आ जाता है। So I'm not going to discuss about this one. यहाँ पे हीमोजोइन का नाम दिया गया है। मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, स्पोरोजोइट्स बनते हैं और वो सलाइवरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज अमीबियासिस। अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री ये भी एक प्रोटोजोआ से होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टो मतलब टिश्यू, लिटिका मतलब लाइसिस। तो ये टिश्यू को डैमेज करने वाला अमीबा है। और किसके टिश्यू को डैमेज करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू को डैमेज करता है। किससे आता है, हाउस फ्लाइज के थ्रू कैरी होता है। मैंने आपको कहा था दे आर कैरिड थ्रू फीको ओरल रूट। फीको मतलब किसी के एक्सक्रीटा से निकला, किसी ने उसको कैरी करके कहां तक पहुंचा दिया, फूड तक पहुंचा दिया। एक्सक्रीटा में आया और हाउस फ्लाइज या किसी ने कैरी करके एयर के थ्रू भी कभी कभी कैरी होकर के फूड में आया, और फूड से फिर आपने क्या कर लिया, ओरल रूट से इसको खा लिया। तो ये फीको ओरल रूट इसीलिए कहलाता है। फिर आपके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो जनरली पानी और खाने से आपके अंदर आता है, लेकिन पानी खाने में कहाँ से आता है, फीकल मैटर से आता है। इसीलिए फीको ओरल रूट कहते हैं इसको हम। इसके क्या क्या सिम्टम्स है बच्चों, इसके आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, स्टूल्स जो होते हैं, एक्सक्रीटा जिसको हम कहते हैं, उसमें म्यूकस ज्यादा हो सकता है, म्यूकस ज्यादा होता है, और कई बार ब्लड भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज एस्केरियासिस। अभी हम वॉर्म डिजीज में आ चुके हैं, या हेलमेंथिक डिजीज में आ चुके हैं। हेलमेंथिक डिजीज में अगर हम देखें तो वॉर्म्स के थ्रू कैरी किए जाने वाले डिजीज को हम हेलमेंथिक डिजीज बोलते हैं बच्चों। इसमें जो पैथोजन होगा वो एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस होता है। आपने पढ़ा होगा राउंड वॉर्म का नाम, ये वही राउंड वॉर्म है। ठीक है, ये आपके इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को करता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को करता है। ये भी फीको ओरल रूट से ही ट्रांसफर होने वाली चीज है, तो मतलब जाहिर सी बात है आपके खाने पीने वाली चीजों से ही आपके अंदर आएगी। और खाने पीने वाली चीजों में कहाँ से आएगी, किसी के एक्सक्रीटा से आएगी। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये ब्लीडिंग करा सकता है इंटरनल। ठीक है, मतलब टिश्यू को डैमेज करके। मस्कुलर पेन कराएगा। कौन से मस्कुलर पेन, स्पेशली आपके स्टमक एक। फीवर क्रिएट कराएगा, और एनीमिया करा सकता है। एनीमिया कितने बच्चे जानते हैं,
ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी। हाउ योर फूड इज पास थ्रू लीवर। किसी का भी फूड लीवर से कैसे पास हो सकता है? आपके एलिमेंट्री कैनाल के बीच में लीवर कहाँ आता है? किसी का भी फूड लीवर से पास नहीं होता है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद, जब डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तब लीवर में जाता है एक बार, कि हाँ भाई देखने के लिए कुछ इसमें पैथोजन तो नहीं। लेकिन फूड तो जाता एलिमेंट्री कैनाल में है, और एलिमेंट्री कैनाल से ही निकल जाता है, उसमें लीवर का सिक्रीशन आता है, लेकिन वो कभी लीवर के पास नहीं जाता। ठीक है बच्चे, कभी भी। तो डाइजेस्टेड फूड में एक्सक्रीटा कैसे आ गया फिर? डाइजेस्टेड फूड गया अगर, डाइजेस्टेड फूड अगर चला गया लीवर में, तो उसको तो बॉडी ऑर्गन्स में जाना है ना। एक्सक्रीटा तो अनडाइजेस्टेड फूड है ना। ठीक है। अनीमिया क्या होता है बच्चों? अनीमिया मतलब, तुम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया करके ही पढ़ा है, लेकिन अनीमिया पढ़ा है आपने। वेरी गुड। और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी के चलते हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब होना, या हीमोग्लोबिन में कमी आना, क्या कहलाता है? अनीमिया कहलाता है। जिसमें ब्लड्स, स्पेशली आरबीसी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचने का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये जब ज्यादा हो जाते हैं तो इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज कर देते हैं। ठीक है। जिससे बाउल मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, और इंसान मर भी सकता है अगर इलाज नहीं कराया गया तो। ठीक है। सो एलिफेंटियासिस, ऐसा डायग्राम ही दिखा दिया। एलिफेंटियासिस को फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। वाउकेरिया नाम का वॉर्म इसको कैरी करता है। दो इसके स्पीसीज हैं, बैंक्रॉफ्टी और मलाई। ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स, स्पेशली लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स को ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं। वहां पर जाके उसके अंदर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और जब ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो इतना डैमेज कर देते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन्स तक भी क्या हो जाते हैं, इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। ये क्यूलेक्स नाम की एक मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से बाइट से कैरी होता है। इसमें आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिलता है। ठीक है। क्रॉनिक मतलब ग्रेजुअल और बहुत लंबे टाइम का, जैसे ऐसा नहीं कि आप खत्म कर सकते हैं उसको या कर सकते हैं। ठीक है। अचानक से एक एबनॉर्मल स्वेलिंग, नॉर्मल स्वेलिंग होती है, चोट लग गया, फूल गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, नहीं, वो नॉर्मल स्वेलिंग नहीं होती, एबनॉर्मल, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। रैंडम, बहुत ही ज्यादा। अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है इन्फ्लेमेटरी टिश्यू, तो उसको एबनॉर्मल स्वेलिंग कहते हैं। और इसमें लोअर लिम्स इतने ज्यादा स्वेल कर जाते हैं कि वो कितने भी पतले लिम्स हो, वो एलिफेंट से के साइज के थ्रू मैच करने लगते हैं। एंड देयरफॉर इसका नाम क्या रखा गया है? एलिफेंटियासिस रखा गया है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया हुआ है किसी महिला का, और इनको एलिफेंटियासिस दोनों पैर में इन्फेक्ट किया है, और अपर लिम्स तक पूरा किया हुआ है। ठीक है। सो इट्स वेरी बैड टू सी लाइक दिस थिंग्स। प्रत्युष कह रहा हम खाना खा रहे थे, ऐसे टाइम पे खाना खाने, डिजीज पड़ रहा और खाना खाने बैठा है, जाहिर सी बात है। कोई खाने पीने का टॉपिक पड़ता तो खाना खाने बैठते समझ में भी आता। चलिए रिंग वॉर्म में देखते हैं। रिंग वॉर्म जो होता है, ये फंगल डिजीज होता है। जनरली तीन तरह के फंजाई की वैरायटीज इसको कैरी करती है, माइक्रोस्पोरन, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीन तरह के पैथोजेंस इसको कैरी करते हैं, और ये आपके आउटर स्किन के किसी भी पोर्शन में हो सकते हैं। इसमें स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन, ग्रोन्स, हर एरिया आ जाता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर वो स्किन का पार्ट इफेक्ट होता है जहां पर स्वेटिंग ज्यादा होती है, या जहां पर सनलाइट थोड़ा कम पड़ता है। ठीक है। स्वेटिंग ज्यादा होता है, सनलाइट थोड़ा कम पड़ता है, जहां पे फोल्ड्स होते हैं।
ठीक है, तो उन ऑर्गन्स को ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के चीजों को यूज करने से आते हैं, टॉवेल्स, क्लॉथ्स, कॉम या कोई भी ऐसी चीजें। मेन इसका जो एक्विजिशन है वो सॉइल से होता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर ये हो गया है तो आपको ड्राई स्केली लीशंस लाइक दैट, ठीक है, दिखेंगे नेल्स में, बालों के स्काल्प्स में। ठीक है, और जहां पर भी ये लीशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर इंटेंस इचिंग देखने को मिलती है। यू विल सी इंटेंस इचिंग एट दैट वेरी पोर्शन और एरिया। इसमें कुछ नया नहीं है, हर किसी इंडिविजुअल को कभी ना कभी ये हुआ होगा रिंग वर्म। बहुत ही कॉमन है, और कॉमन से भी ज्यादा बहुत ही तेज फैलता है। तो किसी को भी अगर हो गया, अगर कहीं पड़ोस पड़ोस में भी किसी को हो गया होगा तो पूरे मोहल्ले में आराम से फैल जाता है, इतना तेज होता है, लेकिन कंट्रोल भी हो जाता है। इसी वजह से इतना खतरनाक नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज को कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये तो भाई आप जानते हैं, पर्सनल पब्लिक हाइजीन मेंटेन कीजिए। ठीक है, साफ सुथरा पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, वेजिटेबल्स, फूड, अपने साफ सफाई का मतलब बॉडी को भी क्लीन रखना है। डिस्पोजल्स को अच्छे से, मतलब जहां पर गार्बेज फेंका जाता है या जो डस्टबिन्स होते हैं वहां पर उनको डिस्पोज कीजिए। अपने अगल बगल के पानी या घरों में भी जहां पानी इकट्ठा होता है उनको साफ सफाई करते रहिए। इकट्ठा मत होने दीजिए वहां पर पानी को। किसी इन्फेक्शियस पर्सन से बहुत क्लोज कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, दूर से ही, ठीक है, हाय हेलो कर लीजिए। वेक्टर्स को घर में मत बढ़ने दीजिए, चाहे वो मॉस्किटो हो, हाउस फ्लाई हो, कॉकरोच हो, रैट हो, किसी भी तरह का वेक्टर जो डिजीज को कैरी करता है उनको घर में मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि वो कभी भी कोई भी डिजीज लाके आपको एज अ गिफ्ट दे सकता है। सो ट्राई टू कंट्रोल दैट थिंग्स। स्टेगनेंट वाटर मतलब जमे हुए पानी को मत आने दीजिए कहीं भी। मॉस्किटो नेट्स का यूज कीजिए सोते टाइम, इससे सिर्फ आप मॉस्किटो से नहीं बल्कि बहुत सारे अदर मॉस्किटो लाइक स्ट्रक्चर्स या इंसेक्ट्स जो आपको बाइट कर सकते हैं उनसे बच सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, अगर हम स्पेशली कर सकते हैं तो हम बहुत से डिजीजेस से बच सकते हैं, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और फाइलेरियासिस जैसी डिजीजेस होती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ द चैप्टर इज इम्यूनिटी। ये चैप्टर अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट में हो जाए। क्या टाइम हो रहा है, 12:23। 12, ठीक है। इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है इननेट और एक होता है एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी उसको बोलते हैं जो आप बाय बर्थ लेकर के आते हैं, और इस एक्वायर्ड वो होता है जो आपका बर्थ होने के बाद किसी स्पेसिफिक पैथोजन से इंटरेक्ट होने के बाद आपको मिले। जैसे आप पैदा हुए, आपका इंटरेक्शन मलेरिया के प्रोटोजोआ से हुआ, तो आपके अंदर मलेरिया तो कॉज होगा ही, लेकिन जब आप ठीक होते हैं तो उसके लिए आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो वो जो एंटीबॉडी या वो जो इम्यूनिटी बनी है आपके अंदर, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो आपने किसी पैथोजन से इंटरेक्ट होकर के क्रिएट की है। तो वैसे इम्यूनिटी एक्वायर्ड कहलाती है। तो सबसे पहले हम इननेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे जाएंगे। इसमें हम पहला क्या है, सरफेस बैरियर है हमारा। सरफेस बैरियर में फिजिकल सरफेस आते हैं, ठीक है, इसमें कि जैसे हमारा स्किन वगैरह है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा केमिकल बैरियर होता है। केमिकल बैरियर में जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि पैथोजन से फाइट करते हैं। सलाइवा भी करता है, HCl भी करता है, पियर्स पैचेस भी करते हैं, लीवर के अंदर भी कूफर सेल्स होते हैं वो भी करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फाइट करते हैं पैथोजन से। फिजिकल में सबसे पहला स्किन है। स्किन, जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को क्या करता है, पैथोजेनिक इफेक्ट से रोकता है, पैथोजेंस को डायरेक्ट ऑर्गन्स के साथ इंटरैक्ट नहीं होने देता है।
इसके अलावा स्किन बचाने के लिए सरफेस को स्वेट और ऑयल ग्लैंड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल और फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये जो स्वेट्स होते हैं और ये जो ऑयल होते हैं, ये कितने भी बुरे हों लेकिन ये बैक्टीरिया और फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज कंसिस्ट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर स्वेट बैक्टीरिया या फंगिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है तो स्वेट के अप्रोच में फंगस ज्यादा डेवलप क्यों होते हैं? जहां पर स्वेटिंग एरियाज ज्यादा होते हैं वहां पर फंगस ज्यादा डेवलप क्यों होते हैं बच्चों? जैसे अंडर आर्म्स में, नेक के साइड में, नीचे की तरफ, ठीक है। एनीवन विद द आंसर? अगर स्वेट के साथ फंगिसाइडल प्रॉपर्टी है तो ये फंगस के ग्रोथ को क्यों बढ़ावा दे रहा है फिर? गुड, कल्याणी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, मॉइस्चर रह जाने की वजह से। दो चीजें जहां पर स्वेट्स ज्यादा डेवलप होते हैं, दो चीजें वहां पर कॉमन है। एक तो मॉइस्चर, दूसरा थोड़ा सा वहां का रीजन हीटेड होता है, मतलब स्लाइटली वार्म होता है। तो गर्म एरिया मिल जाए और मॉइस्चर मिल जाए और साथ में आपका इरिटेशन मतलब खुजली मिल जाए उनको, तो जो तीन चीजें मिल करके ग्रो कराती है ना फंगस को उस एरिया में, वो सबसे फेवरेबल इन्वायरमेंट। स्वेट का क्या है, स्वेट आया आपने फिर वो आपके कपड़े से खत्म हो जाता है फिर लग के, ठीक है। स्वेट आपकी बॉडी में रहता थोड़ी है हमेशा, तो जाहिर सी बात है वो तो गया, खत्म हो गया। अब वो स्वेट की वजह से जो मॉइस्चर रह गया और उस अंडर आर्म या कोई भी एरिया जो होता है वो बाकी बॉडी का मुकाबले थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल क्या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इन सब के उसके लिए। और वहां पे ईचिंग भी ज्यादा प्रोवाइड होती है, वहां पे ईचिंग भी आप दबा के कर देते हैं अच्छे से। ये सारी चीजें हैं। नाउ अदर बैरियर्स लाइक म्यूकस लाइनिंग्स, ये क्या हो गया? म्यूकस लाइनिंग्स जो आपके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स, जितने भी ट्रैक्स हैं आपकी बॉडी में जो ऑर्गन रिलेटेड ट्रैक हैं, उनमें जो पाए जाते हैं म्यूकस लाइनिंग, उनके अंदर भी म्यूकस सिक्रीट होता है। और ये म्यूकस क्या करता है, ये माइक्रोब्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और माइक्रोब्स को आगे जाने ही नहीं देता। अब वो लिक्विडिफाई है तो ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके फिर वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मैंने अभी बताया, आपका लाइसोजाइम है, सलाइवा है, एयर वैक्स है, एचसीएल वगैरह भी बताया था। ये सब क्या होते हैं, किल कर देते हैं पैथोजेंस को। स्किन का सिक्रीशन तो मैंने बता ही दिया, स्वेट और सीबेसिस ग्लैंड का सिक्रीशन। सलाइवा, एचसीएल, एयरवैक्स, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अपने अपने लेवल पर पैथोजेंस को या तो स्टॉप करते हैं या तो किल कर देते हैं, ठीक है। जैसे एयरवैक्स स्टॉप करता है, आने नहीं देता जनरली। सलाइवा जो होता है वो किल करता है, और एचसीएल भी किलिंग प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। कुछ सेल्यूलर और बायोकेमिकल बैरियर है इसमें, फेगोसाइटोसिस नेचर, मतलब वो सेल्स जो दूसरे को इंगल्फ कर लेते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसीज के कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स आते हैं जैसे कि मोनोसाइट्स। इसी तरह नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैथोजेंस को रेक्टिफाई करके किल करते हैं, ठीक है। नॉन फेगोसाइटिस होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वो किल करते हैं स्पेसिफाइड उसको, पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। इनके अंदर भी सर्टेन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिसके हेल्प से क्या करते हैं, किल करते हैं। और उस एंजाइम का नाम क्या है, साइटोलाइसिन। साइटोलाइसिन क्या करता है, पूरे के पूरे जो सेगमेंट होता है पैथोजन के सेल का, जो सेगमेंट होता है या ऑर्गेनल होता है, उसकी क्या कर देता है, उसको डिजनरेट कर देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से
ये पैथोजेंस को हराने में कामयाब हो जाते हैं। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। कहीं पे वायरस ने अगर अटैक कर दिया है, तो जिस सेल पे अटैक किया है वो सेल अपने अगल बगल के सेल को बचाने के लिए एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रिएट करता है, क्योंकि वो तो नहीं बच पाया, तो उसके अंदर जो कुछ भी था वो अपने अगल बगल वालों को ऊपर क्या कर देता है, दे देता है, ताकि बाकियों की जान बच सके। ठीक है। और जो किलर सेल्स है उनको भी क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। माइक्रोफेजियल सेल्स को भी एक्टिवेट कर देता है कि मुझ पे वायरस का अटैक हुआ है, मैंने अगल बगल सेल वालों को प्रोटेक्ट तो कर दिया है, लेकिन ज्यादा देर तक ये बच नहीं पाएंगे, तो आप लोग आइए और इस वायरस के ऊपर अपना फंक्शन कीजिए। नेक्स्ट इज, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, एक मिनट रुक जाइए बस। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अच्छा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रह गया था। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो लोकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट किया गया, किसी टिश्यू को इन्फेक्ट किया गया, तो वहां पर होने वाले जो भी लोकल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहलाते हैं। जैसे उस एरिया का रेड हो जाना, स्वेल हो जाना, पेन होना वहां पर, टेम्परेचर वहां ज्यादा हो जाना, ये सब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब लोकल टिश्यूज के द्वारा किया गया रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहलाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोग को कि ये हमारे क्या है, पैदा होने के बाद की इम्यूनिटी होती है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के थ्रू होती है, आती है। इसके लिए मेन कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके डब्ल्यूबीसी का मेंबर लिम्फोसाइट, जो दो तरह के होते हैं, टी एंड बी। टी सेल्स जो होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, और बी वाले ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। सेल मीडिएटेड में पूरा का पूरा सेल इन्वॉल्व होता है आपको बचाने के लिए, जबकि ह्यूमोरल में क्या होता है, सिर्फ एंटीबॉडीज जाते हैं आपको बचाने के लिए। और नेक्स्ट क्या है, टी लिम्फोसाइट्स का नाम टी लिम्फोसाइट इसलिए पड़ा क्योंकि वो आपके थाइमस में मैच्योर होता है, और बी लिम्फोसाइट का नाम बी इसलिए पड़ा क्योंकि आपके बोन मैरो में मैच्योर होता है। पैदा दोनों बोन मैरो में ही होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स जो है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट तो बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। और बर्ड में एक स्ट्रक्चर होता है बर्सा फैब्रिकस, ठीक है। तो बर्ड्स में बी लिम्फोसाइट बर्सा फैब्रिकस में चला जाता है मैच्योर होने के लिए, बर्ड्स में, ठीक है। लेकिन इसका जो बी लिम्फोसाइट नाम पड़ा मेनली वो इसकी वजह से पड़ा क्योंकि ये बोन मैरो में ही डेवलप होता है और बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, ठीक है। बर्सा फेब्रस हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, बर्ड्स में पहली बार देखा गया था। इसके इक्विवेलेंट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम बर्सा इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। पहले ऐसा माना जाता था कि जो बी नाम दिया गया है बी लिम्फोसाइट का, वो बर्सा फैब्रिकस की वजह से दिया गया है। बाद में इसको बोन मैरो की वजह से ही कर दिया गया कि बोन मैरो में ही ये क्या होता है, पैदा होता है और बोन मैरो में ही
डिफरेंशिएट होता है, बर्ड्स के अंदर अलग केस है। अब जो बी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन वो एंटीबॉडी हर किसी को नहीं मार सकता, वो स्पेसिफिक एंटीजन को ही किल करता है। मैंने आपको जब बायोटेक पढ़ाया था तो उस समय एंटीबॉडीज के बारे में काफी कुछ आपको बताया था। तो एंटीजेंस आर लाइक स्टिमुलस एंड एंटीबॉडीज आर लाइक रिस्पॉन्स। एंटीजन जो होते हैं वो स्पेसिफिक सेंटर्स अपने ऊपर रखते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं। तो एंटीजन जब भी आता है तुम्हारी बॉडी में तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, और इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज को भेजता है और वो एंटीजन को जाके बाइंड कर लेता है, मतलब पूरी तरह से अपने क्लच में दबा लेता है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज या एंटीजन्स जो होते हैं, एंटीबॉडीज तो प्रोटीन से ही बनती हैं। एंटीजन कौन कौन सी चीजों से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो एंटीजेंस कैन बी मेड फ्रॉम प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और सम टाइम होल पैथोजन कैन एक्ट एज एंटीजन। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि कई पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो खुद नहीं इन्फेक्ट करते, बल्कि बल्कि कुछ ऐसा केमिकल बनाते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। वो टॉक्सिक केमिकल बनाते हैं। वो जो टॉक्सिक केमिकल है बच्चों, जो बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, दे विल एक्ट एज एंटीजन देयर। ठीक है, दैट टॉक्सिक कैन बी प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और अगर पूरा का पूरा पैथोजन ही आके तुमको अटैक कर रहा है, किल कर रहा है, तो देयर एट दैट पोजीशन पैथोजन कैन एक्ट एज एंटीजन। पांच तरह की एंटीबॉडी होती हैं: आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। ठीक है, चार पांचों का फंक्शन देख लीजिए। ये इंजर्ड साइट पे सबसे पहले पहुंचने वाला आईजीएम है। ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी बनाता है जो सिक्रीट होती है, एंटीबॉडी आपको जो दिखती है। ठीक है, आईजीडी जो होता है ये सरफेस रिसेप्टर की तरह काम करता है बी लिम्फोसाइट के लिए। आईजीई एलर्जी में सिक्रीट होता है। आईजीजी होता है ये फीटस के मतलब फीटस के अंदर, फीटस को प्रोटेक्ट करता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर जो एंटीबॉडी पैथोजन से फाइट कर रही है वो आईजीए है। ओके, और जो पैथोजन के लिए रिसेप्टर का काम कर रही है वो आईजीडी है। जो इंजरी में काम आ रही है वो आईजीएम है, और जो एलर्जी में काम आ रही है वो आईजीई है, और जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो रही है, माँ से बच्चे में जा रही बचाने के लिए, वो आईजीजी है। एंटीबॉडी में मैंने जब पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि दो चैन्स होते हैं, एक का नाम लाइट होता है और दूसरे का नाम हेवी होता है। हेवी और लाइट चैन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज या लिंक से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो होते हैं ये उन्हीं अमाइनो एसिड्स में पाए जाते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, मैंने उस टाइम भी बताया था। तो एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, और इसके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसके वजह से डाइसल्फाइड ब्रिज एंटीबॉडीज में देखने को मिलते हैं। तो इसमें कितने चैन्स हैं बच्चों, चार चैन्स है टोटल। ठीक है, चार चैन में दो लंबे हैं या हैवी हैं, दो छोटे हैं और लाइट है। दो और ये दो। ठीक है, चार हो गए। अब बच्चों जहां पर एक्शन होता है, जो एंटीबॉडी का जो पोर्शन एंटीजन को ग्रिप में दबाता है, पकड़ता है, वो लाइट वाला पोर्शन है। क्योंकि लाइट वाला पोर्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इन्हीं के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। जबकि हेवी वाला जो होता है
ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और कुछ नहीं करता। डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो कांस्टेंट और वेरिएबल रीजंस बता दिए मैंने। कांस्टेंट रीजन क्या है आपका बच्चों? जो हैवी चेन है वो, और लाइट चेन के नीचे वाला रीजन कांस्टेंट कहलाएगा। वेरिएबल वो है जिसमें एंटीजन को ट्रैप किया जाता है। मतलब लाइट चेन का जो ऊपर वाला रीजन होता है वो वेरिएबल रीजन कहलाता है या एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाता है, जहां पर ट्रैप किया जाता है किसको? एंटीजन्स को। और इसका शेप कैसा होता है? वाई की तरह होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लाइट वाले का या जो वेरिएबल रीजन, उसका शेप वाई की तरह है। ओके, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, जिसमें जो व्हाइट पोर्शन है वो वेरिएबल साइट है और जो ग्रे पोर्शंस है वो सब क्या है? स्टेबल पोर्शंस है। बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स का क्या रोल होता है बच्चों बॉडी में? बी लिम्फोसाइट्स का जो रोल होता है वो क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज बना करके पहले एंटीजन को देखता है कि एंटीजन कैसा है, एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी को क्या करता है? वो भेजता है लड़ाई करने के लिए, और कुछ एंटीबॉडीज को क्या करता है? मेमोरी बनाने के लिए रख लेता है। ठीक है, कि मान लो कभी वो एंटीजन फिर से आएगा तो वो मेमोरी के फॉर्म में वो एंटीजन आपके पास रहेगा। ठीक है, मेमोरी रिस्पॉन्स के लिए। बाकी सारे एंटीबॉडीज को क्या करते हैं? भेज दिए जाते हैं आपको बचाने के लिए, जो भी इन्फेक्शन आया है उससे। टी लिम्फोसाइट्स देख लेते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो देता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है? स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? इसमें एक्टिवेट होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का बहुत ज्यादा काम होता है, मैंने आपको बताया था। रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, पैथोजन से फाइट करने में भी हेल्प करते हैं, फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एंड मतलब बी वाले का तो कुछ ही काम था, टी का आप देखिए कितने सारे काम है। अब टी के टाइप्स, वैरायटीज देखिए खाली। एक टी सेल है जिसको किलर बोलना है, जो कि डायरेक्ट जाके खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, छोटा मोटा पैथोजन देख के खत्म कर देता है। दूसरा है हेल्पर, जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। तीसरा है सप्रेसर। सप्रेसर क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। कई बार ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हो जाने से आपकी बॉडी को भी खतरा हो जाता है, तो सप्रेसर्स टी सेल्स क्या करते हैं? वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। हाँ भाई ठीक है, जितना आपने किया अभी ज्यादा करने से आप ही को नुकसान होगा। चौथा है मेमोरी। मेमोरी वाला क्या करते हैं? एंटीजन को पहचान के रखते हैं। और वही जो मेमोरी बी सेल्स का काम था वो मेमोरी टी सेल्स का भी है। ये भी पहचान के रखते हैं एंटीजन को, ताकि लंबे टाइम तक अगर इन्फेक्शन बाद में भी आता है, लंबे टाइम के बाद भी, तो भी ये सेल्स के पास मेमोरी रहेगी कि हाँ आपको इन्फेक्शन हुआ था, और इस इन्फेक्शन में जो एंटीजन आया था उसका शेप ऐसा ही था, तो तुरंत एंटीबॉडी बनवा देते हैं ये लोग, और इन्फेक्शन को उसी टाइम खत्म कर दिया जाता है। So this is all about immune system, and इतना ही दिया है इसमें। मैं लिम्फोइड ऑर्गन्स बता देता हूँ थोड़ा सा, या लिम्फेटिक सिस्टम बता देता हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज lymph, second is lymphatic organs, थर्ड इज lymphatic vessels। ठीक है, लिम्फ जो होते हैं ये जनरली कलरलेस फ्लूइड होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं ब्लड माइनस आरबीसी। ब्लड में से आरबीसी हटा देंगे तो लिम्फ बन जाएगा। लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जबकि सेकेंडरी में लिम्फेटिक नोड्स, पेयर्स पैचेस,
टॉन्सिल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्राइमरी का काम होता है लिम्फेटिक सेल्स बनाना, उनको स्टोर करना अपने अंदर। सेकेंडरी का काम होता है चेक पॉइंट्स बनाना। मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो बताया था ये बड़ा थाना है, ये छोटा थाना है। यहाँ पे चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं, मुलजिम वगैरह देखे जाते हैं, और सबकी रिपोर्ट यहाँ पे की जाती है कि भाई यहाँ पर ये पकड़ा गया है, क्या एक्शन लेना। तो प्राइमरी वाला बताता है कि ये एक्शन इनके ऊपर लेना है आपको। लिम्फेटिक जो वेसल्स होते हैं, ये पूरे बॉडी में अपना एक चैनल बना के रखते हैं। ठीक है, कि बॉडी में कहीं पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन आएगा तो वो इस वेसल से होकर अगर गुजरेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इन्फेक्शन आया हुआ है। और इन वेसल्स के अंदर फ्लो होने वाला जो फ्लूइड होता है उसको लिम्फ कहते हैं। और इस फ्लूइड में सबसे ज्यादा क्या रहता है, लिम्फोसाइट रहता है। तभी तो इसके अंदर फ्लो होता रहता है। कोई भी इन्फेक्शन को देखते ही ये क्या कर लेता है, पहचान लेता है कि हाँ इससे अब हमको फाइट करना है। तो तुम्हारा ब्लड जो होता है, लिसन वेरी केयरफुली, ब्लड आता है आर्टरी से। आर्टरी ब्लड को लेकर के आता है, किसको दे देता है, कैपिलरीज को दे देता है। कैपिलरीज से वो कहाँ चले जाते हैं, वेन्स में चले जाते हैं। कैपिलरीज से ही लिम्फेटिक वेसल्स निकलते हैं बच्चों। लिम्फेटिक वेसल कैपिलरी से निकलते हैं, टिश्यू के डीप पार्ट में जाते हैं, और फिर सारा चीज कलेक्ट करके वेन को दे देते हैं। तो हर टिश्यू के अंदर ये सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। हर टिश्यू के अंदर, सर से लेके पैर तक जितने भी टिश्यूज हैं, सबके डेप्थ में जाने के लिए ये सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स वहां जाते हैं जहां कैपिलरीज नहीं जाती हैं। तो वहां का न्यूट्रिशन पहुंचाना, वहां का ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां का सब कुछ पहुंचाना लिम्फेटिक वेसल की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जहां पर कैपिलरीज नहीं जा पा रही है वहां सब कुछ पहुंचाना लिम्फेटिक वेसल की जिम्मेदारी है। और ये पहुंचाने के साथ साथ क्या करता है, चेक भी करता रहता है कि कोई चीज आई तो नहीं है, कोई चीज हार्मफुल तो नहीं है। क्योंकि कैपिलरीज से इसने जब ब्लड लिया, आरबीसी छोड़ के जो ब्लड लिया, तो ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी आएंगे इसके अंदर। तुरंत ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ब्लड में कुछ टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, कोई पैथोजन आ गया है। तो ये कंडक्शन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ जो प्राइमरी ऑर्गन्स है उन तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचा देता है कि कुछ आया है इनकी बॉडी में जो कि हार्मफुल है। तो इस तरह से आपकी बॉडी क्या करती है, सरवाइव कर रही है, और बॉडी का मैकेनिज्म चलता है। ड्रग्स और ड्रग्स वगैरह तो आप लोग पढ़ ही लोगे बच्चों, पढ़ लोगे, उसको भी रिपीट कराना पड़ेगा। तीन ही पढ़ना है मेन, ओपियम, कोका एल्कोलॉइड्स हैं, और कैनाबिनॉइड्स थे, यही तीन है ना शायद। हाँ पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आने से उसमें क्या पढ़ना है, ड्रग्स का नाम क्या है, अगर कोई केमिकल नाम है या नेचुरल नाम है वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, हाउ टू इनहेल, कैसे इनहेल किया जाता है, किस फॉर्म में लिया जाता है। कुछ को ओरल फॉर्म में लिया जाता है, कुछ को पाउडर्स के फॉर्म में लिया जाता है, कुछ को नॉस्ट्रिल से स्मेल किया जाता है, कुछ को इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा हाउ टू इनहेल। और इफेक्ट्स, किसी का दिमाग पे इफेक्ट है, किसी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे है, किसी की कंप्लीट बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। फॉर्म्स देखना जरूरी नहीं है इतना, ये चार चीज देख लीजिएगा ड्रग्स का। और अल्कोहल एब्यूज से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ बोर्ड्स में आ सकता है कि भाई कैसे अल्कोहल इफेक्ट करता है सोसाइटी को या फैमिली को, ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा इस पे कोई लिख नहीं पाएगा, क्योंकि सोशली काफी ज्यादा डेवलप्ड हो तुम लोग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ठीक है, कल मिलते हैं।